जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लायबिलिटीज के बारे में। देखिए, अकाउंटिंग टर्म में मैंने आपको एसेट्स तक बताया था कि एसेट्स होता क्या है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एसेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, और वे सभी अस्थायी या अस्थायी वस्तुएं जो हमारी व्यापार को चलाने में क्या करती है, मदद करती है, वही हमारे लिए एसेट्स कहलाती है। और मैंने इसको बताया भी था कि एसेट्स मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है फिक्स और दूसरा होता है करेंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि फिक्स एसेट्स वो इसकी न्यूनतम आयु जो होता है वो 1 ईयर का होता है। मैंने बताया था ना, मैक्सिमम बहुत ज्यादा हो सकता है लेकिन न्यूनतम उसमें बताया गया है कि आपके जो फिक्स एसेट्स होते हैं उसकी न्यूनतम आयु 1 वर्ष तक होती है। और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब एक प्रकार के हमारे क्या आते हैं, फिक्स एसेट्स में आते हैं। ये कल की क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था। और प्लस इसी के साथ साथ मैंने आपको करेंट एसेट्स के भी बारे में मैंने आपको कल बताया था। तो करेंट एसेट्स क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे होता है, वो लंबे समय तक हमारे बिजनेस में काम नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि ऐसे एसेट्स जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे हो, जैसे कि आपका डेबिटर कस्टमर, ये मैंने आपको बताया था इसमें डेबिटर के बारे में, कस्टमर के बारे में। अगर कोई कस्टमर हमारी दुकान पे आता है और बहुत दूर का रहने वाला है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो कस्टमर बार बार आपकी दुकान पे आए, क्योंकि कस्टमर एक प्रकार के करंट एसेट्स में हमारे आते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया था स्टॉक के बारे में। स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें मान के चलिए कि मैंने 10 पीस लैपटॉप ला के रख दिया, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो 10 पीस लैपटॉप हमेशा आपको दिखे। हो सके कि क्वांटिटी आपकी घट भी सकती है, या हो सके तो आपकी क्वांटिटी बढ़ भी सकती है। तो स्टॉक हमारा कभी भी एग्जैक्ट नहीं रहता, वो घटता बढ़ता रहता है। तो चलिए, आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज को बोला जाता है दायित्व, कर्ज। क्या बोला था? कर्ज बोला जाता है। अब ये होता क्या है, तो कह रहा है कि वह पैसा जो एक बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस या व्यक्ति को देना हो, वह उस बिजनेस पर लायबिलिटी कहलाता है। क्या समझे? यहाँ पे ये कह रहा है कि वह पैसा जो एक बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस या व्यक्ति को देना है, वह उस बिजनेस पर क्या कहलाता है, लायबिलिटी कहलाता है, जिसको हम उधार बोल सकते हैं, कर्ज बोल सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए, आप अपने सप्लायर से आपने माल खरीदा टोटल 50,000 रुपये का, और आपने मात्र उसको पैसा दे दिया 10,000 रुपया, तो शेष 40,000 रुपया बकाया है ना, तो उसको हम लाइबिलिटीज का पैसा बोलेंगे। वो पैसा आपके ऊपर कर्ज है, जब तक आप उस पैसे को नहीं देते हैं तब तक आपका लाइबिलिटी वहां से खत्म नहीं होता है। तो वो हमारा लाइबिलिटी का पैसा होता है। और कह रहा है कि जैसे क्रेडिटर से खरीदा गया उधार सामान का पैसा, या बैंक से लिया गया लोन का अमाउंट आदि। जैसे कि क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, जिससे हम सामान परचेज करते हैं, जिससे हम सामान खरीदते हैं, एक प्रकार का हमारा वो क्या होता है, सप्लायर होता है। और सप्लायर को क्रेडिटर के नाम से बोला जाता है। तो क्या लिखा हुआ है कि जैसे क्रेडिटर से खरीदा गया उधार सामान का पैसा, मतलब कि मान के चलिए कि हम अपने सप्लायर से और कुछ मैंने उधार सामान खरीद लिया, तो पैसा हमारे ऊपर बकाया है ना, तो उसको हम लाइबिलिटीज का पैसा बोलेंगे। और अगला जो दिया है, ये कह रहा है कि बैंक, मतलब कि बैंक से लिया गया लोन का अमाउंट। अगर आप बैंक से आप 2 लाख रुपया लोन ले लेंगे, तो क्या बैंक वाला आपको माफ कर देगा? वो पैसा आपको देना ही देना होगा, वो भी पैसा आपके ऊपर लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्ज, जो पैसा आपको चुकाना होता है। ठीक है ना? या तो क्रेडिटर का पैसा, या बैंक से लिया गया लोन का पैसा, ये दोनों पैसा हमारा लाइबिलिटीज के अंतर्गत आता है। अब चलिए, अगला पॉइंट आपका क्या दिया है, कैपिटल। तो कैपिटल को हिंदी में बोला जाता है पूंजी। कैपिटल को हिंदी में बोला जाता है पूंजी। अब पूंजी होता क्या है, तो पूंजी लगाने का काम कौन करता है, मालिक, जो बिजनेस का प्रोप्राइटर होता है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि बिजनेस के मालिक, प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा, ये हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। बिजनेस के मालिक के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा, उस बिजनेस का क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। ठीक है ना? कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी प्रोप्राइटर है, अगर वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसी का नाम हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कैपिटल देते हैं। या वो आपका कैपिटल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और ज्यादा भी हो सकता है।
समझ में आ रहा है ना? जैसे मान के चलिए हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैंने 50,000 रुपया खर्च किया। कितना रुपया? 50,000 रुपया खर्च किया। तो वही 50,000 हमारे लिए कैपिटल कहलाता है। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस के ऑनर हो गए, मालिक हो गए, प्रोप्राइटर हो गए, बिजनेस के स्वामी हो गए, और मैंने ही पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। उस पैसे को अकाउंटिंग के लैंग्वेज में कैपिटल बोला जाता है, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं पूंजी। कोई दिक्कत यहां तक? अब चलिए इसके बाद से लिखा हुआ है, कह रहा है कि जब व्यापार को प्रारंभ करने के लिए मालिक के द्वारा लगाया गया धन बिजनेस का कैपिटल कहलाता है। कह रहा है कि किसी भी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए व्यापार के मालिक के द्वारा लगाया गया धन उस बिजनेस को क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। जो भी पैसा हम बिजनेस में अपना लगाते हैं बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, वह पैसा हमारे लिए क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। और कह रहा है कि जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है, जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो कैपिटल हमारा इंक्रीज होता है। जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो कैपिटल हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जब बिजनेस में लॉस होता है तो कैपिटल क्या होता है? डिक्रीज होता है। बस दोनों में अंतर आप समझिएगा। अब दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मान के चलिए कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि प्रॉफिट भी हो जाए लॉस भी हो जाए, दोनों में कोई एक ही हो सकता है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है तो हमारा कैपिटल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका इनकम। क्या दिया? इनकम। और इनकम का मतलब होता क्या है? आमदनी, आय बोल सकते हैं जिसको, ठीक है। रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब भी आमदनी होता है, इनकम होता है। अब चलिए इनकम का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकम को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो कह रहा है कि बिजनेस की रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस उस बिजनेस का इनकम कहलाता है। इसमें आपको दो शब्द मिल गया, देखिए एक आपका दिया है कि बिजनेस की रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस उस बिजनेस का हमारा क्या कहलाता है? इनकम कहलाता है। अब ऐसे में क्वेश्चन बनती है कि सर रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है आमदनी, कै रुपया आपने कमाया उसी को हम रेवेन्यू बोल सकते हैं। और एक्सपेंस का मतलब होता है क्या? खर्च होता है। यानी कि इसमें ये बताया जा रहा है कि बिजनेस की रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस मतलब आपने कै रुपया कमाया और कै रुपया आपने खर्चा कर दिए, उसी का जो डिफरेंस निकल करके आता है वही हम बोल सकते हैं कि हमारे बिजनेस का इनकम, वही हमारे बिजनेस का इनकम। जैसे कमाया आपने 100 रुपया और खर्चा कर दिया आपने 50 रुपये, शेष जो 50 रुपया बचेगा वही आपके बिजनेस का इनकम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अरे 100 रुपया आपने कमाया जिसको रेवेन्यू बोल सकते हैं और 50 रुपया आपने खर्चा कर दिया तो कितना बचा? तो 50 रुपया आपके बिजनेस का इनकम हो जाए। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपका दिया, क्योंकि बिना डिफरेंस का, यानी कि जैसे कि मान के चलिए कि अगर आप बिजनेस किए हैं तो क्या बिजनेस में एक्सपेंस नहीं होगा? होना ही होना। तो उस एक्सपेंस करने के बाद जो शेष अमाउंट आपका बचता है वही आपकी इनकम होती है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए इसके बाद से दिया एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर को हम हिंदी में बोलते हैं व्यय, और व्यय का मतलब खर्च, व्यय का मतलब खर्च। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो कह रहे हैं कि गुड्स को प्रोड्यूस उत्पादन करने तथा गुड्स की सेल और सर्विस में करने में होने वाला खर्च ही हमारा एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसमें ध्यान दीजिएगा क्या बताया जा रहा है एक्सपेंडिचर में। कह रहा है कि गुड्स को प्रोड्यूस उत्पादन करने तथा गुड्स को सेल सर्विस करने में होने वाला खर्च। और प्रोड्यूस का मतलब होता क्या है? उत्पादन। जैसे कि मान के चलिए हमने एक दुकान किया कि बैग हमको सप्लाई करना है, बैग हमको तैयार करके सबको सप्लाई करना है। तो क्या बैग का हम रॉ मटेरियल खरीद के लेके आएंगे तभी तो बैग बनाएंगे? बोलिए। तो अब बताइए अगर हम रॉ मटेरियल को खरीद के लेके आएंगे तो क्या उसमें पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो वैसे पैसे को जो हमारे बिजनेस से जा रहा है, ऐसे खर्च को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। अब दूसरी चीज कि मान के चलिए कि आपने बैग के लिए सारे के सारे आपने रॉ मटेरियल खरीदा, जैसे कि अपना बैग का कपड़ा आपने खरीदा, बैग का चैन आपने खरीदा, इसके साथ साथ बैग का आपने धागा खरीदा, इसके साथ ही साथ आप लेबर रखेंगे। बोलिए। तो वो सारे के सारे जितने भी अपने बिजनेस में आप खर्चे कर रहे हैं वो सारे के सारे खर्चे ये एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। चाहे वो आपका रॉ मटेरियल का खर्चा हो, चाहे
अब मान के चलिए कि 200 पीस आपने बैग बना लिया, तो क्या बैग आप किसी को सप्लाई करेंगे? तो सप्लाई करेंगे तो सेल करेंगे तो भाड़ा वगैरह देंगे कि नहीं देंगे? तो वो सारा का सारा खर्चा आपका एक्सपेंडिचर का कहलाता है। ये सारे के खर्चे क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर खर्चे होते हैं। और बिना इस खर्चे का हमारा बिजनेस चल पाएगा? अगर हम सोच लें कि हमको बैग का धंधा करना, तो क्या बैग को बनाने के लिए सारी के मटेरियल आपको खरीदना पड़ेगा, उसके लिए सारे आपको जो है क्या बोलते हैं, लेबर रखना पड़ेगा आपको, और प्लस आपको सप्लाई करने के लिए आपको वाहन की व्यवस्था करना होगा। तो इसके सारे खर्चे देगा कौन? जो बिजनेस का प्रोपराइटर होगा वही तो देगा ना। तो ऐसे खर्च को अकाउंटिंग लैंग्वेज में एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। ऐसे खर्च को एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? और बिना इस खर्च के हमारा व्यापार भी संभव नहीं है। संभव है? कभी नहीं। अब चलिए अगला क्या पॉइंट दिया है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लाभ होता है। प्रॉफिट का मतलब लाभ होता है। अगर मैंने कोई सामान खरीदा, जैसे कि मान के चलिए कि मैंने मार्कर खरीदा 10 रुपए में, और 10 ही रुपए में मैंने बेच दिया, प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ? अरे मैंने मार्कर 10 रुपए में खरीदा और किसी कस्टमर को मैंने 10 रुपए में सेल कर दिया, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। मैंने मार्कर 10 रुपए में खरीदा और किसी भी कस्टमर को मैंने 20 रुपया में बेच दिया, तो वो 10 रुपया हमारे लिए प्रॉफिट कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? वो 10 रुपया हमारे लिए क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। वही बात इसमें बताया जा रहा है प्रॉफिट में, करा कि द एक्सेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड कॉल्ड प्रॉफिट। यानी कि आपने कै रुपए में आपने खरीदा था, यानी कि कै रुपया आपने आमदनी किया था, और प्लस कितना रुपया आपने खर्च कर दिया था, शेष जो आपका बचता है वही आपका क्या होता है? प्रॉफिट होता है। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि खरीदते हैं किसी और रेट में और बेचते किसी और रेट में, और किसी भी एक आइटम पे अगर आपको जो इनकम होती है उसी को हम प्रॉफिट बोल सकते हैं। जैसे कि लैपटॉप ही मैंने खरीदा था 30,000 रुपए में, और बेचते समय उसका रेट हमको मिल गया 50,000 रुपया, तो 20,000 रुपये का हमको प्रॉफिट मिला। या मैंने लैपटॉप खरीदा था 30,000 रुपए में और बेच दिया मात्र 20,000 रुपया में, तब 10,000 का प्रॉफिट है? 10,000 का लॉस हुआ हमारे बिजनेस। मतलब आप ये समझिए कि कितना में आपने खरीदा और शेष कितना में आपने बेच दिया, जो ओवर एक्सपेंस जो आ रहा है, जो बेचने के बाद जो ओवर आपका पैसा जो इनकम हो रहा है, जो बच रहा है, वही पैसा आपके लिए व्यापार के लिए क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। अगर खरीदने से ज्यादा बेचने समय अमाउंट आपका मिल जाता है वो आपका प्रॉफिट है, और खरीदने से कम अगर बेचने पे मिलता है तो आपका लॉस। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगला पॉइंट आपका क्या दिया? गेन। तो गेन का मतलब क्या होता है? हासिल करना, प्राप्त करना। जैसे ऐसे पूछा जाता है ना कि बाबू तुमने हाई स्कूल में कितना परसेंट गेन किया, या हाई स्कूल में आपने कितना मार्क लाया, या हाई स्कूल में आपने कितना मार्क्स गेन किया। तो गेन का मतलब होता है हासिल करना, प्राप्त करना। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा कि किसी एक ट्रांजेक्शन से प्राप्त होने वाले प्रॉफिट ही गेन कहलाता है। किसी एक ट्रांजेक्शन से प्राप्त होने वाले प्रॉफिट को क्या कहा जाता है? गेन कहा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉफिट में सिंगल ट्रांजेक्शन की बात होती है। एक मैंने मार्कर 10 रुपए में खरीदा और बेचने वालों को मैंने 20 रुपए में बेच दिया, वही 10 रुपए हमारे लिए प्रॉफिट कहलाएगा, क्योंकि एक बस मैंने मार्कर ही बेचा। तो सिंगल प्रोडक्ट में जो भी आपको प्रॉफिट होता है उसी को अकाउंटिंग के लैंग्वेज में हम गेन के नाम से भी जानते हैं। वही बात इसमें बताया जा रहा है कि किसी एक ट्रांजेक्शन से प्राप्त होने वाला प्रॉफिट ही हमारा गेन कहलाता है। मैंने लैपटॉप खरीदा था 20,000 रुपए में और बेच दिया मैंने 30,000 रुपए में, तो 10,000 रुपया अचानक हमको मिल गया, और केवल लैपटॉप ही तो मैंने सेल किया है, एक ही प्रोडक्ट तो मैंने बेचा है। तो यह कई ट्रांजेक्शन, सिंगल ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं ना। और सिंगल ट्रांजेक्शन से हमको गेन प्राप्त हुआ, गेन मिल गया, यानी कि हमको 10,000 एक्स्ट्रा मिल गया, वही हमारे लिए प्रॉफिट है, गेन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अगला जो पॉइंट इसमें लिखा है, जो आकस्मिक प्राप्त, इमीडिएटली मतलब मतलब आपको आकस्मिक प्राप्त होता है, इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है। आपने 20,000 रुपए में लैपटॉप खरीद के लेके आया, कोई कह रहा है यार लैपटॉप की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, हमको 40 रुपए हम ले लो, लेकिन हमको लैपटॉप, ये अचानक से पैसे आपको मिल जाते हैं, ये आपका गेन होता है, ये आपका गेन होता है। तो देखिए यहाँ पे किसके बारे में बता रहे थे? गेन के बारे में।
जो हमको अचानक से प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि जैसे कि सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, मान के चलिए कि अगर हम किसी फिक्स एसेट्स को अगर हम सेल करते हैं, तो यहाँ पे लिखा भी है कि जैसे किसी फिक्स एसेट्स को अगर हम सेल करते हैं तो उससे हमको करंट में क्या होता है, आकस्मिक में, तत्काल में हमको ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। जैसे कि फिक्स एसेट्स में क्या आ जाएगा, जैसे कि मान के चलिए कि आपका कंप्यूटर, बात नहीं, जैसे कि हमारे बिजनेस के लिए फिक्स एसेट्स हमारा कंप्यूटर हो सकता है ना। मैंने अपने बिजनेस में कंप्यूटर खरीद के लेके आया 10,000 रुपए में, और किसी को मैंने बेच दिया 30,000 रुपए में, तो भी 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। वही हमारे लिए गेन कहलाता है, जो अचानक से हमको प्राप्त होती है। इसके बाद से आपका लिखा हुआ है विनिंग ऑफ कोर्ट केस। मान के चलिए कि कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा था और अचानक से आपने उसको जीत लिया। जैसे कि मान के चलिए कि आपके पक्ष में जो है उसको हर तरीके से आपके पक्ष में फैसला सुना दिया गया और आप उसको केस को जीत गए, वैसे केस को हम अकाउंटिंग के लैंग्वेज में गेन के नाम से जानते हैं। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर किसी वैल्यू मतलब किसी एसेट्स पे अगर हमको मूल्यह्रास होता है कि खरीदा था मैंने किसी और रेट में और बेच दिया किसी और रेट में, यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट होता है उसी प्रॉफिट को हम गेन के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला क्या पॉइंट आपका दिया, लॉस दिया हुआ। तो देखिए लॉस का मतलब क्या होता है, हानि होता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे लॉस के बारे में। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे कि मान के चलिए कि मैंने मार्कर खरीदा था 10 रुपए में और किसी कस्टमर को मैंने बेच दिया मात्र 5 रुपए में, तो ये 5 रुपया हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये 5 रुपया हमारे लिए लॉस हो जाता है। वही बात इसमें आपका दिया भी है लॉस के बारे में। देखिए कह रहा है कि किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट रेवेन्यू से जितना अधिक होता है वह अमाउंट ही बिजनेस का हमारा लॉस अमाउंट कहलाता है। देखिए इसमें दो शब्द आया, कह रहा है कि किसी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट रेवेन्यू से जितना अधिक होता है। मान के चलिए आपने खर्चा किया 20 रुपये और कमाया मात्र आपने 5 रुपये। आपने कमाया मात्र 5 रुपया और खर्चा कर दिया कितना रुपया, 20 रुपये। तो शेष कितना रुपया एक्स्ट्रा गया, वही 15 रुपया आपके बिजनेस का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और इसमें बताया जा रहा है कि किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट यानी कि खर्च का अमाउंट इनकम के अमाउंट से जितना अधिक होता है वह अमाउंट ही बिजनेस का हमारा लॉस अमाउंट कहलाता है। अरे कमाया था मैंने 100 रुपया और खर्चा कर दिया मैंने 150 रुपया, तो 50 रुपया अपने पॉकेट से ही तो गया, वो 50 रुपया हमारा लॉस कहलाता है, हमारे बिजनेस का वो हानि कहलाता है। अब चलिए इसके बाद एक शब्द आता है आपका डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के बारे में सब किसी ने सुना होगा, डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट का हिंदी होता है छूट, जिसको कटौती भी बोल सकते हैं। तो ये डिस्काउंट को हम छूट या कटौती के नाम से जानते हैं। जैसे कोई भी सामान हम खरीदने जाते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि अगर वो सामान का रेट बता रहा है 100 रुपया, हम कहते हैं नहीं 80 रुपया ले लीजिए हमको दे दीजिए, क्योंकि डिस्काउंट ऐसा है कि जो सब कोई लेना चाहता है। तो डिस्काउंट के बारे में अगर हम बात करें तो डिस्काउंट को हम हिंदी में बोलते हैं छूट या कटौती। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, किसी गुड्स की प्राइस में होने वाले डिडक्शन, किसी गुड्स की प्राइस में होने वाले डिडक्शन छूट या कटौती हमारा क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। और कह रहे हैं कि डिस्काउंट प्रायः दो प्रकार का होता है। जैसे कोई हम गुड्स खरीदने गए और उस गुड्स का कीमत 100 रुपया था, उसमें मैंने 50 रुपए की छूट करवा लिया, वही 50 रुपया जो मैंने पेमेंट किया, तो जो 50 रुपया हम डिडक्शन कराए हैं क्या हुआ जी, गजब भाई। क्या छूट होता है। तो डिस्काउंट का मतलब ये नगद, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि कटौती होता है, इसको हम छूट भी बोल सकते हैं। फिर बात कर रहे हो तुम लोग, जैसे कोई गुड्स अगर हम खरीदते हैं और उसमें जो भी हम छूट करवा रहे हैं, जो भी उसमें छूट हो रहा है, डिडक्शन हो रहा है, उसी को अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। और ये डिस्काउंट भी आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है कैश डिस्काउंट और एक आपका होता है ट्रेड डिस्काउंट। तो दोनों में अंतर क्या है, तो ट्रेड जो शब्द आपका बना हुआ है ये बना है आपका ट्रेडिंग से। याद करिए मैंने आपको ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में बताया, याद है। तो ट्रेड जो बना हुआ है आपका, वो ट्रेड बना हुआ आपका ट्रेडिंग नामक शब्द से बना हुआ। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, तो इसमें ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बताया जा रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट प्रायः मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर को दिया जाता है। ये कौन सा डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है। जैसे आपका पहला आपका आता है क्या, मैन्युफैक्चरर, और इसके बाद से आता है क्या, होलसेलर, और इसके बाद से आता है रिटेलर। देखिए ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये मैन्युफैक्चरर देता है किसको,
होलसेलर को, और होलसेलर देता है किसको? रिटेलर। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो अगर हम देखें सबसे पहले ट्रेड के बारे में, तो ट्रेड डिस्काउंट प्रायः बिजनेस में किया जाता है, और यहाँ पे लिखा भी गया है कि ट्रेड डिस्काउंट प्रायः मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर को दिया जाता है। मतलब ये मैन्युफैक्चरर देगा होलसेलर को, होलसेलर देगा रिटेलर को। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिसका मुख्य उद्देश्य सेल्स को प्रमोट करना होता है। जिसका मेन उद्देश्य क्या होता है? सेल्स को प्रमोट करना। जैसे ये डिस्काउंट इसको देंगे और ये डिस्काउंट रिटेलर को देगा, तो इससे हमारा जो सेल्स होगा, जो सेल्स का हमारा वैल्यू होगा वो क्या होगा? प्रमोट होगा, वो आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिसका मुख्य उद्देश्य, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सेल्स को प्रमोट करना होता है, और कह रहा है कि यह डिस्काउंट प्राइस तो फिक्स परसेंटेज के रूप में होता है। अब ऐसा नहीं कि जो चाहेंगे वो डिस्काउंट ये दे सकते हैं, और इसमें फिक्स परसेंटेज होता है कि अगर 10% अगर ये जो है मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दिया है, तो होलसेलर भी रिटेलर को कितना देगा? 10% ही देगा। अब ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरर होलसेलर को 10% दे दिया तो होलसेलर रिटेलर को 20% दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देगा और होलसेलर किसको देगा? रिटेलर को देगा, और वो भी एक फिक्स परसेंटेज के बेस पे होता है। अब ऐसा नहीं कि मनमानी वो डिस्काउंट दे दो। तो ये आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है। अब चलिए, अब इसके बाद से हम बात करें तो अगला हमारे पास आता है कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। अब हम कैश डिस्काउंट को कैसे समझेंगे? तो कह रहे हैं कि बिजनेस में कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए या फिर कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए डिस्काउंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए आपको फीस जमा करना था मात्र 10,000 रुपए की। कितना? 10,000 रुपये आपको फीस जमा करना था, और आप ये कह रहे हैं कि सर अगर हमारा 500 रुपये डिस्काउंट हो जाता तो टोटल 9500 ला करके हम तत्काल में पेड कर देते। तो अब सोचिए, जो आपका 10,000 5 महीने में जमा होना था वो पहले ही जमा हो जा रहा है, पहली कंडीशन। और दूसरी चीज की आपके लिए कुछ कैश का डिस्काउंट भी हम करवा दे रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो टाइम से पहले कलेक्शन भी हो गया और प्लस आपके लिए कुछ डिस्काउंट भी हो गया। ऐसे डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट बोलते हैं। या फिर मान के चलिए कि आपको किसी से 10,000 रुपया पाना है, वो 10,000 रुपया आपको नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि आप उसके पैसे में कुछ डिस्काउंट नहीं कर रहे हैं, और आपने ये बोल दिया कि काम करो, हम तुम्हारे पैसे में 500 रुपया माइनस कर दे रहे हैं, शेष 9500 रुपये ला करके आप जमा कर दो। तो बहुत ही कम समय में ला करके 9500 आपको जमा कर देगा। तो एक तो टाइम के पहले कलेक्शन भी हो गया, और दूसरी चीज उसके लिए कुछ छूट भी आपको मिल गई। तो ये हमारा डिस्काउंट होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक?